गोकुलपुर गांव के सभी लोग ग्वाला थे। उस गांव के सभी लोग दूध और दूध से बनी मिठाइयां बनाकर बेचते थे। उसी गांव से सटे गांव में एक नागिन रहती थी जिसको बहुत भूख लगती थी। एक रोज नागरानी अपनी दो सहेली नगीनों से, ए कस्तूरी, जल्दी जा और उस पड़ोस के गांव से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर से खाना? लेकिन नागरानी साहिबा, अभी तो थोड़ी देर पहले ही आपने एक खरगोश और 5 चूहे खाए थे। चुप कर, भला इतना सा खाकर भी किसी का पेट भरता है क्या? आज मुझे गाय का दूध पीने की बहुत इच्छा हो रही है। जाओ और मेरे लिए गाय का दूध लेकर आओ, मेरा गला सूख रहा है। अगर इतना ही गला सूख रहा है तो नदी का पानी पी आइए। अपनी बकवास बंद कर और जैसा कहा है वैसा कर। फिर वो दोनों नागिन अपनी नागरानी के लिए दूध लेने के लिए गांव की तरफ निकल जाती है। सारा दिन बस इस नागरानी के लिए खाना ही खोजते रहते हैं हम दोनों, लेकिन फिर भी इसका पेट नहीं भरता। मुझे तो लगता है कि एक दिन खा खाकर कहीं ये फट ही ना जाए। हाँ, सब कुछ खाकर अंत में बचा खुचा जो रह जाता है वो हमें दे देती है। अब बातें बंद कर और जल्दी से चल, नहीं तो कहीं वो भूखी नागरानी हमें ही ना खा जाए। कुछ देर चलने के बाद उन्हें गौशाला में एक गाय बंधी हुई मिलती है और वो दोनों उसके पास जाती हैं। वो देखो गाय, चलो चलकर देखते हैं उसके पास दूध है या नहीं। फिर वो दोनों मंगला गाय के पास जाती हैं और उसके थनों पर अपना मुंह लगाकर दूध पीती हैं। उन दोनों को देख मंगला गाय घबरा जाती है और चुपचाप एक ही जगह पर खड़ी रहती है और अपने मन में सोचती है, अरे बाप रे, ये तो नागिन है। अगर मैं जरा सा भी हिली तो ये कहीं मुझे डस न ले। ए गैया, अगर इस बारे में तूने किसी से भी कुछ कहा तो तेरी जान की खैर नहीं। इतना कहकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं और ढेर सारा दूध अपने मुंह के अंदर दबाकर वापस नागरानी के पास पहुंच जाती है और एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में वो दूध डालकर नागरानी को पीने को देती है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट दूध है। अब से मुझे हर रोज यही दूध चाहिए। उधर वंदना अपनी गाय मंगला का दूध निकालने आती है, लेकिन उस दिन मंगला एक बूंद भी दूध नहीं देती। अरे मंगला, भला आज तुझे क्या हो गया जो तू बिल्कुल भी दूध ना दे रही? चल अब जल्दी से दूध दे दे, मेरा बबलू कब से दूध मांग रहा है। ऊपर से बबलू के पापा को भी तो दूध बेचने के लिए जाना है ना। बड़ी देर होने के बाद भी मंगला दूध नहीं देती और बस डर से सहमी खड़ी रहती है। अरे, इसमें तो बिल्कुल भी दूध नहीं बचा है। कहीं बछड़ी ने तो सारा दूध नहीं पी लिया? लेकिन वो तो बेचारा खूंटे से बाहर बंधा हुआ है, फिर भला वो कैसे पी सकता है? कुछ देर और कोशिश करने के बाद वंदना खाली बाल्टी लिए ही वहां से चली जाती है। घर आकर उसने सारी बात अपने पति जगमोहन को बताई। हो सकता है भाग्यवान उसकी तबीयत ठीक ना हो, इसलिए दूध नहीं दिया होगा। लेकिन अब मैं बाजार में क्या बेचने जाऊं? अगले दिन कस्तूरी और बांसुरी नागिन फिर उस गांव में आकर दूसरी गायों के दूध चोरी करके नागरानी को देती हैं। अगले दिन फिर नागरानी सारा दूध अकेले ही पी जाती है और उन दोनों को कुछ भी नहीं देती। उधर वंदना देखती है कि मंगला के पास नीचे थोड़ा सा दूध तो गिरा है, लेकिन उसमें से दूध निकल ही नहीं रहा। वो फिर खाली बाल्टी के साथ घर आ जाती है। सुनिए जी, कहीं सच में ही मंगला को कुछ हो तो नहीं गया जो दूध नहीं दे रही है, या कहीं किसी ने उस पर काला जादू तो नहीं कर दिया? ये कैसी बातें कर रही हो वंदना? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हमसे पहले ही उसका दूध निकाल लेता हो। लेकिन हमारे गांव में तो सबके पास गाय है, फिर भला दूध कौन चोरी करेगा? अच्छा, एक काम करो, आप गांव में जाकर पता लगाओ कहीं किसी और की गाय का दूध भी चोरी हो रहा है क्या। अगर ऐसा हुआ तभी सारा मामला समझ आएगा। गांव के सभी लोग इस बात से परेशान थे क्योंकि उन सब की गायों ने भी दूध देना बंद कर दिया था। ये बात जैसे ही वंदना को पता चलती है, वो सभी गांव वालों को उस चोर को पकड़ने की एक तरकीब बताती है। उस रात सभी गांव वाले अपनी गायों पर नजर रखते हैं। आधी रात को कस्तूरी और बांसुरी दूध चोरी करने के लिए आती हैं, लेकिन जगमोहन जैसे ही सांप को देखता है तो वो डर जाता है। अरे बाप रे, ये सांप दूध चोरी करते हैं। वो दोनों नागिन मुंह में दूध दबाकर वहां से चल पड़ती हैं। जगमोहन गांव के लोगों के साथ उन नागिनों का पीछा करता है, जहां वो देखते हैं कि वो दूध उन्होंने अपनी नागरानी को पीने को दिया। ये देखकर सब डर के मारे भाग जाते हैं और सीधा योगराज सपेरे की कुटिया में पहुंचते हैं और उसे सारी घटना बताते हैं। उस नागरानी की तलाश तो मुझे कब से थी। चलो, मुझे उसके पास ले चलो। कुछ देर में वो सब जंगल पहुंच जाते हैं और योगराज सपेरा बीन बजानी शुरू कर देता है। बीन की आवाज सुनकर नागिन वहां आ जाती है। कौन है ये? बंद करो ये आवाज, बंद करो। मैं हूँ योगराज सपेरा। बहुत परेशान कर लिया तुम सबने इन गांव वालों को। आज मैं तुम्हें पकड़ कर ही ले जाऊंगा। ए सपेरे, बंद कर इसे, नहीं तो तुझे ऐसा डसूंगी कि तू पानी तक मांगने लायक नहीं बचेगा।
बीन की आवाज सुन कस्तूरी और बांसुरी वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद नागरानी भी हार मान जाती है और बीन की आवाज से वो भी बेहोश हो जाती है। फिर योगराज उन्हें अपने थैले में भरकर अपने साथ ले जाता है और इस तरह सभी गांव वालों को उनसे छुटकारा मिल जाता है। मेरे हाथ नागमणि लग गई है, अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन तभी सुलेखा नागिन उसके सामने आई और उसे डस लिया। उस आदमी के हाथ से नागमणि नीचे गिर गई और उस आदमी की मौत हो गई। नागमणि कोई बच्चों का खिलौना नहीं है जो जब चाहे चुरा ले। ये नागिनों का अहंकार है, अहंकार। इसे चुराने से पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा। ये बात तो सच है कि नागमणि बहुत ही सुंदर और दुर्लभ चीज है, इसीलिए हर कोई नागमणि पाना चाहता है। लेकिन सुलेखा नागिन नागमणि की पहरेदारी कर रही है। नागराज ने उसे ये जिम्मेदारी दी है। बचपन से ही सुलेखा बहुत जिद्दी है। बचपन में नागमणि की रक्षा करते हुए उसके माता पिता का देहांत हो गया था। हरिहर नाम का एक बूढ़ा आदमी एक बार जंगल में नागमणि को चुराने आया था। तब सुलेखा बहुत छोटी थी। मेरी जानकारी के हिसाब से नागमणि इसी जंगल में कहीं है। बस एक बार मिल जाए, उसके बाद तो मजे ही मजे होंगे। मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हरिहर नागमणि ढूंढने लगा और जंगल के बीचों बीच एक सुरंग के अंदर उसे नागमणि मिल गई। लेकिन तभी सुलेखा के माता पिता वहां आ गए और उस बुढ़े को डस लिया। हरिहर के पास चाकू था। हरिहर ने चाकू से दोनों को मार डाला और नागमणि छोड़कर तुरंत भाग गया। माँ, पिताजी, ये क्या हो गया? आप दोनों क्यों चले गए मुझे छोड़कर? नागराज वहां आ गए और दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। हे नागराज, जिसने भी मेरे माता पिता को मारा है, मैं उसके वंश को निर्वंश कर दूंगी। वाह सुलेखा, तुम हो असली नागिन। आज से इस नागमणि की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुलेखा पहरेदारी करने लगी। उधर हरिहर घर पहुंचा और उसकी सांस फूलने लगी। क्या हुआ है दादाजी? आपको क्या हुआ है? मुझे नागिन ने डस लिया है बेटा। मैं नागमणि की खोज करने गया था। ये सांप और नागिन बहुत भयंकर प्राणी हैं। उनसे बच के रहना। ये बोलकर हरिहर ने अपनी सांस त्याग दी। राहुल बड़ा गुस्सा हो गया। वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। मेरे दादाजी को जिसने भी मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा, वो नागमणि, मैं हासिल करूंगा। ये मेरा वादा है। और ऐसे ही दोनों तरफ एक जंग की सूचना हो गई और ऐसे ही कुछ साल बीत गए। राहुल बड़ा हो गया और उधर सुलेखा नागिन भी बड़ी हो गई। राहुल नागमणि चुराने का प्लान बनाने लगा और सुलेखा उसके माता पिता के हथियारों को ढूंढने लगी। सुलेखा जंगल से बाहर आती थी और पूरा शहर छान मारती थी। उसने उस बुढ़े का चेहरा देखा था। वो चेहरा मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे उसे मारना है। लेकिन सुलेखा को ये पता नहीं था कि वो बुढ़ा उसी दिन मर गया था। ऐसे ही एक दिन वो रास्ते में भटक रही थी, तभी अचानक से एक गाड़ी ने उसे धक्का मार दिया। आह, मेरा पैर! सुलेखा दर्द से तड़पने लगी और तभी वहां राहुल आ गया। अरे क्या हुआ आपको? आप चिल्ला क्यों रही हो? उस गाड़ी ने मुझे धक्का मार दिया है। तुम शहर वालों में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मतलब तुम इस शहर से नहीं हो क्या? कहाँ से हो तुम? जंगल से। जंगल से? मतलब जंगल में कौन सा इंसान रहता है? सुलेखा से गलती हो गई, इसीलिए उसने तुरंत कहा, नहीं, मेरा मतलब मैं गांव से हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैंने सुना है कि गांव की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। सुलेखा शर्मा गई। राहुल सुलेखा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सुलेखा की पल्स चेक करते हुए कहा, अरे तुम्हारी त्वचा इतनी ठंडी क्यों है? इंसानों को तो ऐसा नहीं होता है। वो मुझे एक बीमारी है, आप जल्दी से दवाई दीजिए। डॉक्टर और राहुल ने उस बात को इग्नोर कर दिया। नागिनों का शरीर ठंडा होता है, ये राहुल को भी पता है, लेकिन राहुल सुलेखा के प्यार में पागल हो गया है, इसीलिए उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। सुलेखा राहुल के साथ उसके घर गई। सुनो, तुम आज यहाँ रह सकती हो। वैसे तुम शहर किस लिए आई थी? मुझे किसी को ढूंढना है। कोई खो गया है क्या? नहीं, उसने मेरे माँ बाप को मार डाला है और मुझे पता है कि वो शहर में ही रहता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ सुलेखा। ये बोलकर राहुल ने सुलेखा को गले लगा लिया।
सुलेखा भी राहुल को पसंद करने लगी, लेकिन उन दोनों को ही पता नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगले दिन सुलेखा चली गई, लेकिन वो वादा करके गई कि वो राहुल से फिर मिलेगी। सुलेखा जंगल में लौट गई। नागराज ने उससे कहा, सुलेखा, कल रात को तुम कहाँ थी? वो एक दोस्त के घर में थी नागराज। देखो सुलेखा, तुम एक नागिन हो। किसी इंसान से दोस्ती मत करना। इंसान लालची होते हैं, वो बस अपने फायदे का सोचते हैं। जी नागराज, लेकिन मेरा दोस्त वैसा नहीं है, वो दयालु है, उसने मेरी मदद की। जो तुम ठीक समझो, लेकिन हमेशा चौकन्ना रहना। इंसान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तब तक सुलेखा राहुल के प्यार में खो गई थी। वो बार बार अपने आप से कह रही थी, नहीं नहीं, मेरा राहुल वैसा नहीं है, मेरा राहुल अच्छा है। सुलेखा हर रोज जंगल से निकलकर शहर आने लगी और राहुल से मिलने लगी। राहुल के घर पर उसका आना जाना बढ़ गया। एक दिन उसने देखा कि राहुल के घर में एक कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। राहुल, ये कमरा बंद क्यों है? कुछ नहीं सुलेखा, उस कमरे में मेरे काम की चीजें हैं। तुम इस घर में कहीं भी जा सकती हो, बस उस कमरे में कभी मत जाना। सुलेखा ने राहुल की बात मान ली। राहुल और सुलेखा एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने लगे, लेकिन दोनों ही अपने मकसद नहीं भूले। इतने में कुछ दिन बाद सुलेखा को उल्टियां होने लगी। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि सुलेखा के पेट में राहुल का बच्चा है। राहुल बहुत खुश हुआ। अरे वाह सुलेखा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं कुंवारी हूँ, किसी को पता चल गया तो क्या होगा? तो मुझसे शादी कर लो। वैसे भी बहुत जल्द मैं अमीर बनने वाला हूँ। अच्छा, वो कैसे? बनने के बाद बताऊंगा कि कैसे। सुलेखा जंगल में चली गई, लेकिन नागराज सब कुछ समझते हैं। उन्होंने सुलेखा को देखते ही बता दिया कि वो पेट से है। छी सुलेखा, छी। मैंने सोचा था कि तुम नागिनों की रक्षा करोगी, नागमणि की पहरेदारी करोगी, और तुम एक इंसान के बच्चे को अपने पेट में पाल रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नागराज और सारे नागिनों ने मिलकर सुलेखा को बाहर भेज दिया। सुलेखा रोते हुए राहुल के पास चली आई। राहुल, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सुलेखा, तुम अभी आराम करो। आज रात को मुझे कहीं जाना है। आज मेरा मकसद पूरा होने वाला है। आज मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। सुलेखा सो गई। रात को उसकी नींद टूटी, तब तक राहुल बाहर निकल चुका था। असल में उसे नागमणि का पता चल गया था। वो वही लेने गया था। वो जंगल में घुस गया और नागमणि को ढूंढने लगा। उधर सुलेखा नींद से उठकर घर के अंदर इधर उधर घूम रही थी। ऐसे ही वो उस बंद कमरे के बाहर चली आई। इस कमरे के अंदर है क्या, जरा देखूं तो। सुलेखा नागिन बन गई और दरवाजे के नीचे से कमरे के अंदर घुस गई। और वहां घुसते ही उसने जो देखा, उससे उसके होश उड़ गए। उस कमरे में नागिन और नागमणियों को लेकर बहुत सारी किताबें थी और दीवार पर राहुल के दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी। अरे, ये तो वही है जिसने मेरे माँ बाप को मारा था। इसका मतलब राहुल इसी खूनी का पोता है। इसका मतलब राहुल नागमणि चुराने गया है। नहीं नहीं, मुझे अभी जाना होगा। सुलेखा तुरंत वहां से निकल गई। उधर राहुल को वो गड्ढा मिल गया जिसमें नागमणि थी। राहुल ने नागमणि निकाली और तभी नागराज वहां चले आए। बाकी नागिनें भी चली आई। देखो, मेरे पास मत आओ, मुझे नागमणि लेने दो। ये मेरे दादाजी का सपना था। तभी वहां सुलेखा चली आई। रुक जाओ राहुल, तुम ये नहीं कर सकते। सुलेखा, तुम यहाँ कैसे? कौन हो तुम? तभी सुलेखा नागिन रूप में आ गई और फिर से वापस सुलेखा बन गई। तुम एक नागिन हो? हाँ, नागमणि के चक्कर में तुम्हारे दादाजी ने मेरे माता पिता को मारा था। और तुम्हारे माँ बाप ने मेरे दादाजी को? तो फिर बदला पूरा हो गया। अब और खून खराबा करके क्या फायदा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ सुलेखा, तुम सही कह रही हो। लालच बुरी चीज है। नागराज, ये नागमणि आप रख लीजिए और सुलेखा को मेरे हाथों सौंप दीजिए। नागराज खुश हुए। बड़े ही धूमधाम से राहुल और सुलेखा की शादी हो गई। नागमणि नागराज के पास ही रही। कुछ महीनों बाद राहुल और सुलेखा की एक बेटी हुई और आखिर में प्यार की जीत हो गई।